आइए बच्चों, एजुकेशन कॉर्नर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं पुनीत अग्रवाल आप लोग सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 5, और ये हम लोग का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं आप लोग को पता है। जो वे पत्र, वे साख पत्र होता क्या है, तो वे पत्र होते हैं जो किसी भी तरीके से किसी को दे करके हम उससे पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें हम साख पत्र की परिभाषा में शामिल करते हैं। बहुत सारे साख पत्र होते हैं, लेकिन उनमें से आपकी बुक में सिर्फ कुछ ही हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी मेन जो थ्योरी है वो आपकी चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी से ही आती है बोर्ड्स में। अभी हम लोग के पास जो टॉपिक है आज वो है हुंडी। तो हुंडी है क्या? हुंडी का मतलब है कि वो मीडियम जिससे हम पैसे इकट्ठे करें, वे पत्र जिसका प्रयोग द्रव्य का संग्रह, पैसे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात क्या है सर कि ये कौन लिखता है? तो भाई ये लेनदार लिखता है देनदार पर। ये लेनदार लिखता है देनदार पर, ठीक है ना। लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है। इसमें लिखी हुई राशि आदेशित व्यक्ति को या वाहक को या फिर अन्य व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। दूसरी बात ये होती है सर कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे माना जाता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है। अब आइए हम लोग इसकी ज़रा सा थ्योरी देखते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के हुंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संग्रह करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य का संग्रह करने वाले पत्र हुंडी होते हैं या कहलाते हैं, या स्थानीय भाषाओं में लिखा जाता है, मतलब मराठी, तेलुगु, है ना, इस तरीके की भाषाओं में लिखा जाता है। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। तो विशेषताएं पहले तो यही पता चल रही है कि इसकी कोई एक भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं इसको लिखने की। दूसरी बात, लेनदार द्वारा देनदार पे इसको लिखा जाता है। भुगतान मांग या फिर निश्चित तिथि के बाद देय होता है। अर्थात लोकल भाषा मतलब प्रांतीय भाषा यूज होती है, ना कि हिंदी अंग्रेजी कोई ज़रूरी नहीं है, प्रांतीय भाषा का प्रयोग होता है। दूसरी बात, लेनदार द्वारा लिखा जाता है, लेनदार देनदार पे लिखेगा। मांग या निश्चित अवधि पर देय होता है। इस पे हस्ताक्षर होता है, स्टाम्प लगता है। इसकी शुरुआत में इष्ट देव का नाम लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, जिसके जो इष्ट देव हों उसका नाम लिखा जाता है। तीसरी बात आती है कि पक्षकार कौन कौन से होते हैं, कि इसमें कौन कौन से पक्षकार हो सकते हैं। तो इसके वही पक्षकार होते हैं जो विनिमय पत्र में होते हैं। विनिमय पत्र में जैसे आपने पढ़ा है 3 पक्षकार होते हैं, तो इसमें भी 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से पक्षकार होते हैं विनिमय पत्र में, अगर आपको याद हो तो ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। लिखने वाला, प्राप्त करने वाला और भुगतान प्राप्त करने वाला, मतलब लिखने वाला, स्वीकार करने वाला और भुगतान प्राप्त करने वाला। ठीक इसी तरीके से इसमें भी 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए। लेखक, आहर्ता जो लिखता है, आहारी जिस पर वो लिखा जाता है, मतलब जो भुगतान करेगा, प्रापक मतलब आदाता भी इसको हम कहते हैं, जो भुगतान प्राप्त करता है। आखिरी प्रश्न इसमें आता है कि हुंडी के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत सारी हुंडियाँ होती है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हुंडी आपके लिए कुछ इस तरीके से हैं। दर्शनी, दर्शनी मतलब दर्शन देंगे तब पेमेंट मिलेगी, मतलब जब आप दिखाओगे तब आपको भुगतान मिल जाएगा। दिखाने पर ये पेमेंट होती है, दिखाने पे पेबल होती है। मुद्दती का मतलब होता है समय देना, मतलब निश्चित समय के बाद जिनका भुगतान होता है उन्हें मुद्दती हुंडी कहा जाता है। नामजोग, नामजोग हुंडी का मतलब होता है जिसका नाम उस पर लिखा है उसी व्यक्ति को उसका पेमेंट मिल जाएगा। नामजोग, जिसका नाम हुंडी पे लिखा है उसी को पेमेंट मिल जाएगा। धनी जोग, धनी जोग का मतलब क्या है
जिसके हाथ में वो हुंडी है उसी को पेमेंट की जाएगी। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, किसका नाम है, उससे नहीं मतलब है। जैसे बियरर चेक होता है, ठीक उसी तरीके से धनी जोग हुंडी होती है। साहजोग, साह का मतलब होता है मालिक, जिसका नाम चलता हो। साहजोग का मतलब होता है ना, जिसका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है उस एरिया में, है ना, जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसको पेमेंट इसकी की जाएगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रॉस्ड चेक है ये, जिसका भुगतान साह को ही किया जाता है। फरमानजोग मतलब जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, फरमानजोग हुंडी कहते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों के बाद हमारे पास 3 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जिसमें बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक है। आइए उन्हें भी हम लोग डील कर लेते हैं फटाफट और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ज़रा देखिए कि बैंक ड्राफ्ट सर है क्या। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ड्राफ्ट इसे मांग पत्र भी कहा जाता है। बैंक ड्राफ्ट जो है मांग पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह धन का भुगतान करने का एक आदेश है। धन का भुगतान कौन करेगा, एक बैंक की ब्रांच आपको करेगी। जैसे हमारा खाता इलाहाबाद में है, बहराइच में, और हम लखनऊ से वो पेमेंट चाहते हैं, तो क्या होगा, एक बैंक ड्राफ्ट यहाँ की ब्रांच बना देगी उस ब्रांच के नाम कि इतना रुपए इन्हें उस ब्रांच से पेमेंट करिए। तो एक बैंक की शाखा का दूसरे बैंक की शाखा को ये आदेश होता है, या देसी विदेशी दोनों प्रकार में हो सकता है। एक देश में हो रहा है ये चीज़ तो देसी, दूसरे देश में हो रहा है तो विदेशी। जैसा कि आपको पता है कुछ बैंकों की शाखाएं विदेश में भी हैं, तो देसी विदेशी दोनों प्रकार से हो सकता है। सीधी सी बात है, बैंक कुछ भी करेगा तो कुछ कमीशन लेगा, तो इसलिए बैंक इसके लिए कुछ कमीशन भी लेता है। ठीक इसी तरीके से जैसे चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है, ठीक उसी तरीके से बैंक ड्राफ्ट का भी वैलिडिटी 3 महीने होता है और इसका भी रेखांकन किया जा सकता है। दूसरा यात्री चेक। यात्री चेक नाम से पता चल रहा है, यात्री चेक मतलब यात्रा के दौरान प्रयोग किए जाने वाले चेक। जैसे हम 100, 500, 1000, 2000 की नोट नहीं ले जाना चाहते हैं, 1000 तो खैर बैंड है, तो हम नहीं ले जाना चाहते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से 500 के, 1000 के, 2000 के, 200 के चेक जारी करवा लेते हैं। कहीं हमें पेमेंट करना है तो हम उन चेक की सहायता से पेमेंट कर देंगे। जब तक हमारा उस पर साइन नहीं होगा वो चेक वैलिड नहीं होंगे, और ये हर जगह एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं। अधिकतर जगह पे लिखा रहता है यहाँ यात्री चेक स्वीकार किए जाते हैं या ट्रैवलर चेक एक्सेप्टेड हियर, वहीं पे इन चेकों को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके लिए भी बैंक क्या करता है, कमीशन लेता है। साख प्रमाण पत्र क्या होता है, साख प्रमाण पत्र में क्या होता है, यहाँ पे जब एक ऐसा पत्र जो किसी एक बैंक, फर्म या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे बैंक, फर्म या व्यक्ति को लिखा जाता है, जिसमें जो लिखा है वह एक आदेश देता है कि निश्चित व्यक्ति को निश्चित सीमा तक उधार प्रदान करें। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखा कि भाई अमुक व्यक्ति को क्या करिए, एक लिमिट तक ऋण प्रदान कर दीजिए, तो ये साख प्रमाण पत्र का है। उसकी साख के आधार पर, थर्ड पार्टी की साख के आधार पर हमें क्या मिल जा रहा है, लोन मिल जा रहा है। चौथा होता है ऋण स्वीकृति पत्र, डेट इज़ क्रेडिट कार्ड। यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसे हम क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। इसके आधार पे बैंक से तत्काल हमें साख उपलब्ध हो जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वस्तु और सेवाओं का उधार क्रय कर सकते हैं, और इंटरेस्ट सिर्फ उतने पर ही लगता है जितने का हमने परचेजिंग की। ठीक है, इस तरीके से ये 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज़ हो रहा है। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मान के चलिए 10 से 15 मार्क्स। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा
बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, ऋण स्वीकृति पत्र, और साख प्रमाण पत्र, ये हम लोगों ने पढ़ा। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक दो अंतर आप लोग कोशिश करिए डील कर लीजिएगा। चेक और विनिमय विपत्र में साथ ही साथ विनिमय विपत्र व प्रतिज्ञा पत्र में आप ये अंतर डील कर लेंगे और ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आज का भी लेक्चर क्लियर हुआ हो। इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू। और जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग को हैप्पी रीडिंग, बेस्ट विशेस।